रामपुर की दोपहरी में सूरज नहीं, आग बरसती थी। उस दिन भी लू के लपेटे विजय के चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रहे थे। विजय, जिसके हाथों की लकीरें शहर की लाइब्रेरी में किताबें पलटते पलटते घिस गई थीं, आज अपने घर की ढहती हुई जमीन पर बैठा था। सामने एक पीला पड़ चुका अखबार था और उस पर रखा था चमकता हुआ गोल्ड मेडल। उसने सोचा था कि जब वो गांव लौटेगा तो ये मेडल उसके पिता की रूह को सुकून देगा और माँ की झुकी हुई कमर को सहारा। पर यहाँ की हकीकत कुछ और ही थी। तभी दूर से इंजन की कराहट और धूल का गुबार उठा। ठाकुर सज्जन सिंह की पुरानी जीप ऐसे आई जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध पाकर आता है। जीप के रुकते ही धूल का एक मोटा पर्दा विजय के चेहरे पर जम गया। ठाकुर ने अपना भारी पैर नीचे रखा और आंखों में वही पुराना गरीबों की प्रति नफरत के साथ। क्यों बे कलुआ के छोकरे, सुना है शहर में बड़ा नाम कमाया है। ये बगल में क्या रखा है? हमारे बैलों के गले वाली घंटी है क्या? ठाकुर साहब, ये मेरी 5 साल की मेहनत है और आप इसे गोल्ड मेडल कहते हैं? शहर में इसकी बड़ी इज्जत है। इज्जत? अबे ओ पढ़ाई के मारे यहाँ रामपुर में इज्जत मेरी लाठी तय करती है। तेरे बाप ने जो 25,000 लिए थे वो ब्याज की चक्की में पिसकर अब 3 लाख हो गए हैं। या तो कल सूरज ढलने से पहले मेरे घर पैसे पहुंचा दे, वरना ये तेरा गोल्ड मेडल और या तो तेरी माँ दोनों मेरे खलिहान में बेगारी करेंगे। और याद रखना, मेरे खलिहान में आदमी नहीं जानवर पलते हैं। तभी पीछे से विजय की माँ रामप्यारी काकी कांपते हाथों से पर्दा हटाकर बाहर आईं। ठाकुर, इतना अन्याय मत कर। मेरा बेटा अभी तो आया है, कुछ दिन में नौकरी लग जाएगी। हम तेरा एक एक पैसा सूद समेत चुका देंगे। नौकरी? अरे इस शहर की पढ़ाई ने इसे बस जूते साफ करने लायक बनाया होगा। कल शाम तक का वक्त है, वरना अपनी इस टूटी झोपड़ी का मोह छोड़ देना। ठाकुर चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक सन्नाटा जो चीख रहा था। विजय ने अपना मेडल देखा। उसे लगा कि उस पर सोने की परत नहीं, उसके आत्मसम्मान का खून चढ़ा है। रात के सन्नाटे में विजय पुराने मंदिर के पीछे वाले नाले के पास सपना से मिला। सपना जो इस जिले के कलेक्टर की इकलौती बेटी थी। उनके बीच का रिश्ता वैसा ही था जैसे महल और झोंपड़ी के बीच की खाई होती है। विजय, तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? मैंने पापा से बात की है, वो तुम्हें अपने दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी दे देंगे। कम से कम ठाकुर का डर तो खत्म होगा। नौकरी? सपना, तुम्हारे पापा मुझे नौकरी नहीं, अपनी बेटी के आशिक पर एहसान करेंगे। मुझे तुम्हारे पापा का एहसान नहीं चाहिए, अपना हक चाहिए। ठाकुर ने मेरी माँ की इज्जत को बाजार में खड़ा कर दिया और तुम कह रही हो कि मैं फाइलें ढोकर अपना जमीर को और भी मार दूं। तो फिर क्या रास्ता है? तुम अकेले उस दरिंदे से नहीं लड़ सकते। विजय वहां से बिना कुछ बोले चला गया। उसकी आंखों में आग थी, पर हाथ खाली थे। भटकते भटकते वो गांव के छोर पर बनी बाबा रहमत के घर पर पहुंचा। वहां एक पुराना चिराग रखा था और बाबा रहमत जमीन पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। आ गया बेटा। आग जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो या तो सब कुछ जला देती है या फिर रास्ता रोशन कर देती है। बाबा, आप मुझे जानते हैं? मैं तो उसे भी जानता हूं जो अपनी रूह का सौदा करने को तैयार हो। तू तो हार चुका है विजय, और हारा हुआ इंसान ही सबसे खतरनाक जुआ खेलता है। ये ले। बाबा ने अपनी फटी हुई झोली से एक मिट्टी की पोटली निकाली। उसमें एक मटमैला सा नमक था। ये ईमान का नमक है। इसे तो जिसके भी अन्न में मिलाएगा वो शख्स अपना सच उगल देगा। उसकी जुबान पर वही आएगा जो उसके दिल के सबसे काले कोने में छिपा है। लेकिन याद रखना, नमक की मात्रा अगर जरूरत से ज्यादा हुई तो ये जहर बन जाएगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए करना, अपनी हवस के लिए नहीं। अगले दिन विजय ने अपनी माँ के आखिरी गहने, कान के टॉप्स बेचकर बस स्टैंड के पास एक टूटी सी दुकान किराए पर ली। उसने बोर्ड लगाया, नसीब का ढाबा। उसने बाबा का वो नमक अपनी मशहूर दाल तड़का में मिलाना शुरू किया। पहले दिन गांव के कुछ शरारती तत्व और ठाकुर के गुर्गे आए। उन्हें लगा कि विजय की हंसी उड़ाएंगे, पर जैसे ही पहला निवाला उनके हलक के नीचे उतरा, उनकी आंखों में पानी भर आया। विजय,
मुझे माफ कर दे भाई, मैंने ही पिछले साल तेरी फसल में आग लगाई थी। ठाकुर ने मुझे 1 बोतल शराब का लालच दिया था। और मैंने पटवारी के साथ मिलके तेरे बाप के कागजों में हेरा फेरी की थी। देखते ही देखते रामपुर में भूचाल आ गया। विजय का ढाबा अब एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग खाना खाने नहीं, अपने पाप धोने आने लगे। विजय के पास अब धन की कमी नहीं थी। उसने कुछ ही महीनों में ठाकुर का कर्ज चुकाया, अपनी जमीन छुड़ाई और उसी जमीन पर एक आलीशान होटल खड़ा कर दिया। शहर के बड़े बड़े अफसर, पुलिस वाले और यहाँ तक कि मंत्री भी विजय के हाथ की दाल चखने के लिए हफ्तों इंतजार करते। विजय का कद अब ठाकुर से भी ऊंचा हो गया था, पर इस ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते उसके पैर जमीन छोड़ चुके थे। एक दिन विजय ने ठाकुर सज्जन सिंह को अपनी नई हवेली में दावत पर बुलाया। ठाकुर, जो अब अंदर से खोखला हो चुका था क्योंकि उसके सारे वफादार विजय के नमक के चक्कर में सच बोलकर उसे छोड़ चुके थे, फिर भी अपनी मूंछों पर ताप देते हुए आया। विजय, बहुत पैसा कमा लिया ना तूने, पर याद रख, खानदान के इज्जत बाजार में नहीं बिकते। इज्जत तो अब मेरे जूतों की धूल झाड़ता है ठाकुर साहब। चलिए, आज आखिरी बार मेरे हाथ का खाना खाइए, शायद आपकी रूह को शांति मिल जाए। ठाकुर ने जैसे ही वो दाल खाई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। विजय, मुझे बचा ले, मेरा सीना फटा जा रहा है। सच तो ये है कि मैंने ही तेरे बाप को धीरे धीरे जहर देकर मारा था ताकि उसकी जमीन हथिया सकूं। वो कर्ज कभी था ही नहीं, वो सब कागज फर्जी थे। मुझे पुलिस को दे दे, पर ये तड़प कम कर दे। विजय की आंखों में जीत का पागलपन था। उसने पुलिस को बुलाया और ठाकुर को घसीटते हुए ले जाया गया। विजय ने बदला ले लिया था, पर बदला लेने के बाद जो खालीपन आता है, उसने उसे और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। विजय अब वो मासूम लड़का नहीं था, अब वो उस नमक का इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए करने लगा। वो बड़े बड़े ठेकेदारों को बुलाता, उन्हें खाना खिलाता और वश में करके करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम करवा लेता। उसे अब ईमान की नहीं, सत्ता की भूख थी। विजय, तुम वही कर रहे हो जो ठाकुर करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लाठी से डराता था और तुम इस नमक से लोगों का दिमाग गुलाम बना रहे हो। दुनिया झुकती है सपना, बस झुकाने वाला चाहिए। मैं इस पूरे गांव का मालिक बनूंगा। उधर राम प्यारी काकी ने भी अन्न छोड़ दिया। वो दिन भर कोने में बैठी माला जपती रहती। उनकी आंखों से अब पानी नहीं, खून के आंसू गिरते थे। विजय ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल महासभा का आयोजन किया। उसने हजारों लोगों को दावत दी। उसने रसोइयों को कड़ा आदेश दिया, आज नमक की पोटली में कंजूसी मत करना, हर शख्स मेरा मुरीद होकर जाना चाहिए। बाबा रहमत की चेतावनी वो भूल गया था। नमक जब जरूरत से ज्यादा होता है तो वो स्वाद नहीं, मौत बन जाता है। जैसे ही हजारों लोगों ने वो खाना खाया, पूरा पंडाल चीखों से भर गया। वो सच का नमक अब पागलपन में बदल गया था। लोग एक दूसरे को दांतों से काटने लगे, अपने कपड़े फाड़ने लगे। जो सच बाहर आया वो इतना भयानक था कि भाई ने भाई का गला दबा दिया। तभी विजय ने देखा कि उसकी माँ रामप्यारी काकी भी भीड़ के बीच गिर पड़ी हैं। उन्होंने भी अनजाने में वही जहरीला खाना खा लिया था। माँ, नहीं, थूक दो इसे। माँ, मैं सब छोड़ दूंगा, बस तुम आंखें खोलो। बेटा, तूने नमक बहुत तेज कर दिया। अब इस कड़वाहट को अकेले ही पीना। माँ की देह विजय की गोद में ठंडी हो गई। उसी वक्त गुस्साई भीड़ ने, जो बेकाबू हो चुकी थी, विजय के महल में आग लगा दी। करोड़ों की दौलत, वो होटल, वो गाड़ियां, सब कुछ धुआं होकर जलने लगा। अगली सुबह रामपुर के उस आलीशान महल की जगह सिर्फ राख का ढेर बचा था। विजय फिर से उसी टूटी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसके हाथ में अब न मेडल था, न पैसा, न पावर। उसके हाथ में थी उसकी माँ की अस्थियां। सपना वहां आई, उसकी आंखों में आंसू थे। पापा ने कहा है कि तुम्हें गांव छोड़ देना चाहिए, वरना भीड़ तुम्हें मार डालेगी। चलो मेरे साथ शहर। अब कहाँ जाऊं सपना? जिसने पूरी दुनिया को सच का आईना दिखाना चाहा, वो खुद अपनी परछाई से डर गया। मैंने नमक से तकदीर बनानी चाही, पर मेरा नमक ही मुझे ले डूबा। विजय ने गांव नहीं छोड़ा। उसने अपनी माँ की याद में उसी बस स्टैंड के पास फिर से एक छोटा सा चूल्हा जलाया, पर अब वो दाल में नमक नहीं डालता। वो बस सूखी रोटियां सेंकता है और बिना किसी भेदभाव के गरीबों को खिलाता है। लोग कहते हैं कि उसकी रोटियां बहुत फीकी होती हैं, पर उन्हें खाने के बाद जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी पकवान में नहीं है।
विजय अब किसी को गुलाम नहीं बनाता, वो बस अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है। दोस्तों, लालच का नमक जुबान को तो भाता है पर रूह को जला देता है। काबिलियत का रास्ता लंबा हो सकता है पर वो कभी आपको राख नहीं बनाता।